हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई अलका फ्रॉम फिजिकेम। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो के साथ। पहले हमने सोचा था ये टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग का 1 और 2 वीडियो में आई विल कंप्लीटेड, बट टाइम की और स्टूडेंट्स की डिमांड यही है कि हम इसे टॉपिक वाइज करें और थोड़ा थॉरली करें और थोड़ी शॉर्ट वीडियो में करें। इस पर्पज से ये जो है चैप्टर थोड़ा सा लेंथी जा रहा है। डोंट वरी, हम इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे 2-3 वीडियो में। और तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वी आर डिस्कसिंग केमिकल बॉन्डिंग और टॉपिक कर रहे थे कि कोई भी बॉन्ड जो है वो परफेक्टली आयनिक या परफेक्टली कोवलेंट नेचर का नहीं होता। यानी कोई भी बॉन्ड है उसमें कोवलेंट प्लस आयनिक दोनों नेचर जो है वो देखे गए। अब बात करते हैं, सपोज करो आपके पास कोई कोवलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग से बन रहा है, प्लस उसमें आपने देखा भाई इसमें थोड़ा बहुत आयनिक करेक्टर भी है। तो ऐसे बॉन्ड्स को आप कैसे पता करोगे, ये बताएगा हमारा डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखना, बॉन्ड मस्ट बी कोवलेंट। अगर बॉन्ड कोवलेंट है उसमें आपने चेक करना है कि कितना आयनिक करेक्टर है। आयनिक करेक्टर थोड़ा बहुत ही होगा अगर प्योरली कोवलेंट बॉन्ड, मतलब प्योरली नहीं, मतलब कुछ परसेंट कोवलेंट बॉन्ड है, मेजरली मान लो 80% कोवलेंट बॉन्ड है। आपने चेक करना है उसमें कितना आयनिक करेक्टर है। तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डाइपोल मोमेंट का। इफ अगर आपका बॉन्ड आयनिक है, आपने चेक करना है कि कितना उसमें कोवलेंट करेक्टर है। उसके लिए आपके पास आते हैं फैजान रूल। ये हम आगे डिटेल में करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। तो अब मैंने आपको बोला कि अगर बॉन्ड कोवलेंट है, चेक करना है कितना आयनिक करेक्टर है। उसके लिए कंसेप्ट कौन सा है भाई, डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट, डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है न्यू। इस सिंबल से आप इसे देखते हैं। बेसिकली क्या कहता है डाइपोल मोमेंट, कहता है सपोज करो आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एटम्स लेंगे, कुछ डिस्टेंस है d। फिजिक्स में से 2D कंसिडर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स पे एक पे चार्ज है +q, एक पे है -q। ठीक है जी। तो कहता है इसका डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या है। कहता है चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो उसके डिस्टेंस के साथ, आपको मिल जाएगा उसका डाइपोल मोमेंट। बेसिकली डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, कितना, कौन सा करेक्टर, आयनिक करेक्टर है किसमें, कोवलेंट bond tells us about the ionic character in covalent bond। बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। डायरेक्ट डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन किस तरह है, सपोज कर लो आपके पास आ गया NF3 का एग्जांपल। ठीक है, N नाइट्रोजन, ओके, F3, ये लो ऐसी ज्योमेट्री पे आएगा, ये F एक की तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायपोल मोमेंट शिफ्ट करता है। ये देखो, ये वाले, ठीक है जी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट किया, यानी कि एरो कहाँ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये एरो हमें क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। इसीलिए मैंने बोला डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और यूनिट्स है इसकी डिबाई। ओके जी, चलें आगे। चलिए, सॉरी, यस, आगे चलते हैं। हमने डिस्कस कर लिया है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में आगे आपके पास आ जाते हैं बच्चे, दो तरह के मॉलिक्यूल आते हैं। अब आपको आपको पता है एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, एक नॉन पोलर। अब मैं आपको ना एक स्टेरिक फैक्टर करा रही थी कल, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देखना। एन स्टेरिक फैक्टर, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्लस सराउंडिंग एटम्स कितने हैं। सराउंडिंग में भी स्पेसिफाई किया था मैंने कि मोनोवैलेंट ही लेने हैं, और प्लस माइनस उस पे चार्ज कितना है, राइट। और जब जब मैं स्टेरिक फैक्टर निकाल रही थी ना, अगर लास्ट में मैं आपको शो करूं, जब जब मैंने स्टेरिक फैक्टर निकाला था, जब जब मैंने यहाँ स्टेरिक फैक्टर निकाला था, तो मैं ना साथ में यहाँ पे आपको बता रही थी कि पोलर है नॉन पोलर है, राइट। ये देखो,
मैं आपको यहाँ साथ साथ बता रही थी कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। देखिए, ये मैंने सपोज करो BF3 का निकाला था, तो मैंने कहा था अभी यहाँ पे आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि इसका कितना स्टेरिक फैक्टर आ रहा है। स्टेरिक फैक्टर निकाल के लोन पेयर निकाले थे, लोन पेयर निकाल के मैं कहती थी नॉन पोलर है ना। या फिर SF4 लिया था, लोन पेयर निकाला था, तो मैंने कहा था ये आपका पोलर आ गया। तो इस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि हम इस बेसिस पे अब चेक करना है इस बेसिस पे अब हमने चेक करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं दो तरह के मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर। यस, पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, दे पोजेस सम डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होगी। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, यानी कि कोई भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उनके पास नहीं होती। बस इतना ध्यान रखना, पोलर जो होते हैं वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऑपोजिट है। पोलर है तो नॉन जीरो, नॉन पोलर है तो जीरो। परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है। अब आपको मैंने बोला है, आपने देखना है कि कोवलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है, तो आप फॉर्मूला लगाते हो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का कि डाइपोल मोमेंट कितनी ऑब्जर्व की। देखो ना, अब आयनिक करेक्टर निकाल रहे हो, आयनिक करेक्टर आएगा तो मतलब इट पोजेस सम डाइपोल मोमेंट ना, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी, तो पोलर मॉलिक्यूल है आपका। तो कितनी ऑब्जर्व की, मतलब दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड कितनी आपने कैलकुलेट किया, अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो डिस्कशन में लाते हैं, इनटू 100 फॉर परसेंटेज, राइट। दिस इज व्हाट वी नोन एज परसेंटेज आयनिक करेक्टर। डन। चले, अब परसेंटेज आयनिक करेक्टर आता क्यों है, क्योंकि सम टाइम क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। वही लोग BF3 के एग्जांपल लो, आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ जीरो होगा, क्योंकि ऑल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, CO2 में भी देख सकते हो, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। डन। चलो, अब परसेंटेज आयनिक करेक्टर आपने यहाँ पे निकालना है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं, कहता है इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको गिवन हो क्वेश्चन, इसके साथ क्वेश्चन भी करेंगे, देन परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल्स टू 0.16 डेल्टा प्लस 0.04 डेल्टा स्केयर। इन दोनों को प्लस करके बस इतना याद रखना है, यहाँ पे डेल्टा का स्केयर जहाँ पे लोगे उसके सामने वाली वैल्यू का स्केयर कर दोगे, तो 0.16 डेल्टा प्लस 0.04 डेल्टा स्केयर इंटू 100 आपका देगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर, एंड डेल्टा इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, आगे चले। अब ये इसके साथ का क्वेश्चन करते हैं तो और इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले बात करते हैं कि अगर सपोज कर लो आपको कोई भी दो एलिमेंट्स दे दिए, यहाँ पे एग्जांपल दी है NF3 की और NCl3 की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि बॉन्ड कैसे कोवलेंट है, आपने चेक करना है कि कितना आयनिक करेक्टर है। ठीक है, तो चलिए ये इरेजर में ये सॉरी ये आपको मैं रुक के करवाती हूँ। पहले वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखिए, कहता डाइपोल मोमेंट HCl की आपको दे रखी है, डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज दिस, और चार्ज दिया हुआ है दिस। कैलकुलेट द आयनिक करेक्टर ऑफ द बॉन्ड व्हेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 1.08 डिबाई। तो ऑब्जर्व दी हुई है, सबसे पहले तो आयनिक का फॉर्मूला ही लगाओ भाई, ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड इनटू 100। अब कैलकुलेटेड आपने करनी है। कैलकुलेटेड कैसे निकालोगे, डाइपोल मोमेंट आपको पता है क्या होता है, Q इंटू डी। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, आपको ये दी हुई है, चार्ज करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर, इट विल कम आउट टू बी, चलो ये मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया। और आपको कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड कितनी थी, ये जितनी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये कौन सी है, न्यू ऑब्जर्व्ड। अब न्यू ऑब्जर्व्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन, कैलकुलेटेड आपने निकाल ली है, कैसे, चार्ज इनटू डिस्टेंस करके। डन।
आगे देखिए, बस यहाँ पे एक चीज नोट डाउन रखना कि चार्ज ESU में दिया है, उसकी वैल्यू लगाना, एक डिबाई में 10⁻⁻⁻18 ESU होते हैं, ठीक है। 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU। तो जब आपने इसे कैलकुलेट करना है, यू विल गेट द आंसर 16.79। परसेंटेज निकालना था यानी करेक्टर का, आपको कैलकुलेटेड दिया था, ऑब्जर्व दिया था, कैलकुलेट आपने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले में डाला और सीधा आंसर डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर ये तो था कि आपने परसेंटेज निकालनी थी कि भाई आयनिक करेक्टर था कितना, पर अगर अब आपके पास MCQ में क्वेश्चन आए कि मैं आपको बोलूँ सपोज करो NF3 है और NCl3 है, इन दोनों में से बताओ भाई कौन सा मोर डाइपोल मोमेंट एग्जिबिट करता है। मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, आपको कुछ नहीं पता कि कौन सा मोर डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब है तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो, अगर मैं ज्योमेट्री एक बार भी बनाऊं तो आप कहोगे मैम है तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी, ठीक है जी। चलो, अब आपके पास दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी और क्लोरीन भी, पर आप कैसे बताओगे कि किसकी डाइपोल मोमेंट है और किसकी नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ नोट्स होते हैं, आप इसे ना नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख के स्टार मार्क करके। क्या था, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, एक रूल है पहला कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जितने ज्यादा होंगे उतनी कम डायपोल मोमेंट होगी, पहला रूल, ठीक है जी। तो इसके लिए एग्जांपल है, सपोज करो CHCl3, ये पूछता है बार बार, CH2Cl2 CH3 Cl CCl4, ठीक है। पहला रूल है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे उतनी कम उसकी डायपोल मोमेंट होगी। इसको ऑर्डर में लगाओ। अब देखो यहाँ 3 Cl है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, जितने ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें है, CCl4 में, तो इसकी उतनी ही कम क्या होगी आपकी डायपोल मोमेंट, इसकी सबसे कम, फिर इसकी ज्यादा, फिर उससे ज्यादा इसकी, और सबसे ज्यादा किसकी, जिसके पास सिर्फ एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतनी कम डाइपोल मोमेंट, डन, ओके। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेसर द डाइपोल मोमेंट। बट द क्वेश्चन अराइजेज, हम तो डिस्कस कर रहे थे कि देखो NF3 और NCl3 में आपको देखना, अभी उसकी तरफ मत देखिए, इसकी तरफ देखिए, NF3 और NCl3 में देखना। अब देखो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है और यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ही ना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही। तो जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी सबसे कम डायपोल मोमेंट, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर द डायपोल मोमेंट, ओके। इसको ध्यान रखना, ये आपका सेकंड टॉपिक है। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, NCl3 की। देखो ना, अब काउंट करोगे नंबर तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, पर ये देखो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी डायपोल मोमेंट सबसे कम, डन। ये दो रूल याद रखने हैं, कौन सा, कि जितने ज्यादा नंबर उतनी कम डायपोल मोमेंट, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी उतनी कम डायपोल मोमेंट, डन। चले आगे चले, चलो, यस, ये आपको मैंने बता दिया। एक थोड़ा सा है, इसको याद रख लेना चाहे, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आता है आपका, इफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, तो वो पोलर है। पोलर है मतलब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो दो तरह की चीजें आती है, लोन पेयर प्रेजेंट हो सकता है या लोन पेयर एब्सेंट हो सकता है। सिमेट्रिकल आ गया ना, सिमेट्री आ गई। अगर तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो पोलर है, अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो वो नॉन पोलर है। इसका क्वेश्चन करते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल है मतलब कैसा, कौन होगा ये, नॉन पोलर। जीरो निकालने के लिए आप सबसे पहले CO देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी है, ये पोलर है, डन। CCl4 है, NH3 है,
CH3 से अब देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये पोलर है, पर आपको निकालना कौन सा है, नॉन पोलर। अब ध्यान रखना जीरो डाइपोल मोमेंट निकालनी है, नॉन पोलर निकालना है। तो सबसे पहले CO में आओ, ये पोलर है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, यहाँ पे पोलैरिटीज डेवलप हो जाएंगी। CCl4 को भी छोड़ दो। अब NH3 पे आओ, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर है तो पोलर है। CH3Cl में आओ, अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल है तो पोलर है। फिर से बता रही हूँ, अनसिमेट्रिकल है तो पोलर है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो पोलर है, लोन पेयर नहीं है तो नॉन पोलर है। सबसे पहले CO पे आओ, पोलैरिटीज डेवलप हो रही है, NH3 में लोन पेयर है, ये भी कैंसिल हो गया बिकॉज जहाँ लोन पेयर है वहां पे पोलैरिटी है। ठीक है, CH3Cl में आओ, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसका जब आप बनाओगे इट विल बी लाइक दिस ओनली। अनसिमेट्री है, अनसिमेट्री है तो पोलर है, बट CCl4 बनाओ ये सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल है, लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या है, नॉन पोलर है। तो ऑप्शन विल बी CCl4। डन, कर लोगे, आगे चलें। ये देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा किसकी होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो HF, H2O, NH3, NF3, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, पहले तो वो एलिमिनेट कर दो जिनकी जीरो है। ठीक है जी, सबसे पहले अब देखो HF ये भी पोलर है, मतलब हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट के लिए जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। पोलर वाले देखो, ये भी पोलर है, बिल्कुल पोलर, ये भी पोलर है, देखो दो लोन पेयर होते हैं इसके ऊपर, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है क्योंकि लोन पेयर है। NF3 में आओ, यहाँ पे भी क्या है, पोलैरिटीज है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सिमेट्रिकल है, पर लोन पेयर एब्सेंट है, एब्सेंट है तो ये नॉन पोलर की कैटेगरी आ गई। एब्सेंट तो नहीं है, प्रेजेंट ही है लोन पेयर NF3 में भी, तो ये भी क्या है, पोलर की कैटेगरी है, यानी चारों पोलर है, वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ नहीं लगेगा। अब देखो जब सारे पोलर हैं, अब दूसरा आ गया कॉन्सेप्ट किसका, आपने क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, डन, उसकी डाइपोल मोमेंट सबसे कम। ऐसा एक्सेप्शन होता है NF3 और NCl3 में, जिसका हमने पहले किया। अदरवाइज द रूल इज, आप देखते हो फोन की कैटेगरी FON, NF3 और NCl3 का जो था याद रखना, इट इज एक्सेप्शन। डन, अदरवाइज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो फोन का देखते हो FON, कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाले तो दो हैं, तो ये कैटेगरी खत्म ही हो गई है। तो बचा कौन सा है, HF, इसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। आगे चले, ये देख सकते हैं यहाँ लिखा है, इन केस ऑफ डाइवेलेंट मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द डाइपोल मोमेंट, सिर्फ एक एक्सेप्शन है वहां पे। डन, तो ये सारा हमने डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट किस लिए किया, कि बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट, आपने चेक करना है कितना आयनिक करेक्टर है। डन, अब आते हैं फिजान रूल। फिजान रूल किसके लिए आते हैं, कि चेक करना है कितना कोवेलेंट करेक्टर है, बिकॉज बॉन्ड इज आयोनिक। डन है जी, इसके लिए आपके पास अब थोड़ा सा इलेबोरेशन में चलूंगी फिजान रूल, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। यस, एक बार देखिए जरा, फिजान रूल कहता है कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड चेक करना है, कोवेलेंट करेक्टर चेक करना है। अब बॉन्ड कैसा है, आयनिक है, यहाँ पे दो तरह के आयन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक होगा कटायन, एक होगा अनाइन, यानी कि फिजान रूल में आपको कटायन भी देखने पड़ेंगे और अनाइन भी देखने पड़ेंगे। डन, अगर तो कटायन है तो उसके पास पोलराइजिंग की पावर होती है,
और अनायन है तो उसके पास पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजेबिलिटी मतलब अबिलिटी टू पोलराइज, अबिलिटी टू पोलराइज, किसी को पोलराइज करना, पोल्स डेवलप करना, डन, उसको अपनी तरफ खींचना, वो होती है पोलराइजेबिलिटी। पावर, बेसिकली अनायन के पास पावर होती है पोलराइज करने की, और इसके पास टेंडेंसी होती है टू बी पोलराइज्ड, खुद पोलराइज हो जाता है बड़े आराम से। इसके पास पावर होती है इसको पोलराइज करवाने की, और इसके पास टेंडेंसी होती है आराम से पोलराइज हो जाने की। तो पोलराइजेबिलिटी 5 किस पे डिपेंड करती है? चार्ज अपॉन साइज, यानी जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर। ध्यान रखना, बात किसकी कर रही हूँ? कटायन की। कटायन का जितना ज्यादा चार्ज उसका उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर, कटायन का जितना ज्यादा साइज उतनी कम कोवेलेंट करेक्टर। ऑपोजिशन में है ये कटायन के केस में, इसको थोड़ा ध्यान रखना। डन। अब एक क्वेश्चन दे रही है, क्वेश्चन में कहता है, लगाइए जरा इसको, कहता ऑर्डर लगाओ कोवेलेंट करेक्टर का, LiCl MgCl2 AlCl3। अब देखो तीनों में ClCl है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे चार्ज डेवलप कर लो। ये लो जी। अब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर, और पूछ ही क्या रहा है वो कोवेलेंट करेक्टर, क्योंकि देखो अनायन पे तो चार्ज नेगेटिव ही आया, कटायन पे चार्ज चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव फिर 2 पॉजिटिव फिर 3 पॉजिटिव, सबसे ज्यादा AlCl3 फिर MgCl2 देन NiCl। डन। तो अगर बात करूं यहीं पे LiCl NaCl KCl और रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, अब देखो ये तो सेम है, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। अब कटायन पे भी चार्ज सेम है, पर कटायन पे चार्ज सेम है, पर देखो कटायन चेंज हो रहा है, कटायन चेंज हो रहा है मतलब Li Na K Rb Cs। तो जितना ज्यादा साइज उतना कम कोवेलेंट करेक्टर, इसीलिए Li फिर Na फिर K फिर रुबिडियम फिर सीजियम। यानी प्रीवियस कॉन्सेप्ट लग रहा था। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? मोर चार्ज मोर करेक्टर, सेकंड था मोर साइज लेस करेक्टर। और आपको बड़े आराम से पता है कि डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है, इसीलिए कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज करता है। डन। आगे चले। सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है कुछ नहीं है, बेसिकली नॉर्मल सी बात है ये। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सीडो के केस में कहता वो होती है, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में वो स्पीशीज आती हैं जिनके पास इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इट हैज मोर कोवेलेंट करेक्टर। अब NaCl और CuCl में ले लो तो ये कटायन तो अनायन तो सेम ही है। कटायन में आप देखिए चार्ज कौन सा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो Na और Cu में से अगर आप कहो कि साइज देखना पड़ेगा तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कि Na पॉजिटिव में ये जा रहा है 10 में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, और ये भी जा रहा है 3D10 में। तो एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से इसका जो है वो मोर कोवेलेंट करेक्टर होगा। अब आगे बात आती है पोलराइजेबिलिटी की, और आपको बताया था मैंने अनायंस जो होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है पोलराइज करवाने की, तो इसमें ऑपोजिट होता है। अगर जितना ज्यादा चार्ज है उतना ही कोवेलेंट करेक्टर, बट अगर जितना बड़ा साइज है तो इसके पास उतना ही कोवेलेंट करेक्टर है। ये याद रखना कि जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है उतना कम इसका कोवेलेंट करेक्टर होता है। तो विच हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ही दी है तो कटायन एनायन अलग करो। कटायन देखो +2 +2 +2 +2, डन। अनायन में नेगेटिव 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 चार्ज है। चलो कटायन भी सेम है, अनायन भी, मतलब चार्ज तो है सेम है, चार्ज वाला फैक्टर तो अब गया ना। तो अब देखोगे साइज, देखोगे दूसरा बचता ही साइज का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, जिसका साइज सबसे बड़ा उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे बड़ा, राइट। यानी इसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट आएगा
और इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है आपसे। पहले तो अलग कर लोगे, फिर देखोगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से साइज किसका ज्यादा है, बिकॉज जिसका साइज ज्यादा है उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, और जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट आएगा, और सबसे मैक्सिमम किसका आएगा, इसका। फिर साइज ऑफ एन आयन इंक्रीजेस, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस बट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। डन। और यदि इसका ध्यान रखिए, अगर तो एक ही सराउंडिंग एटम है तो मेल्टिंग पॉइंट आप फजान रूल लगा सकते हैं, बट अगर सराउंडिंग एटम मोर देन वन है, जैसे CaF2 था, तो वो आप लैटिस एनर्जी के बेसिस पे देखते हैं। इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ, देखो जरा। अब पूछ रहा है मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मोर मेल्टिंग पॉइंट किसका है, NaCl और LaCl। देखो यहाँ पे कटायन तो सेम ही है, सॉरी अनायन तो सेम ही है, तो अनायन के बेसिस पे नहीं, अब आप देखोगे Li पॉजिटिव Na पॉजिटिव, चार्ज सेम है कटायन पे, चार्ज सेम है तो साइज देखोगे, जिसका साइज ज्यादा कटायन के केस में उल्टा चलता है ना, जिसका साइज ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर कम, जिसका कोवेलेंट करेक्टर कम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, उल्टा ही चल रहा है। आपने अनायन और कटायन के बेसिस पे देखना है। मैंने इसको समराइज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, चलो, आपने करना कुछ नहीं है, ये देखो, एक साइड ले लो कटाइन, एक साइड ले लो अनाइन। डन। चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, सेम, चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। ये हो गया पहला पॉइंट। साइज ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर कम, साइज ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। डन। ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये ध्यान रखना। थर्ड, size increases, covalent character decreases, but melting point increases because melting point is inversely proportional to covalent character. Done. इसमें भी थर्ड क्या आएगा देखो, size increases, covalent character increases, but melting point decreases because melting point is inversely proportional to कोवेलेंट करेक्टर। बस इस समरी को थोड़ा सा आपने अपने ध्यान में रखना। ये तो दोनों में सेम ही है, बस यहाँ फर्क पड़ता है यहाँ। बस उसके हिसाब से फिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, खत्म करते हैं इसे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है जी, चलो अब यहाँ देख लो जो बात कर रहे थे हम। अब इसका साइज देखो, इससे बड़ा है, जिसका साइज बड़ा कोवेलेंट करेक्टर कम, जिसका कोवेलेंट करेक्टर कम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। किसके केस में, कटाइन के केस में। फिर से देखो NaCl MgCl2 AlCl3, यहाँ पे देखो एक चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे दो चार्ज पॉजिटिव है, या तीन चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर भी ज्यादा। कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। ठीक है जी, ये बनता है हमारा कॉन्सेप्ट। पर अभी मैंने आपको पीछे बताया कि अगर मोर देन वन हो गए सराउंडिंग एटम्स, देखो तीन हो गए, तो वहां आप मेल्टिंग पॉइंट किसकी वजह से देखोगे, कोवेलेंट करेक्टर से नहीं देखोगे, फजान रूल से नहीं देखोगे, लैटिस एनर्जी से देखोगे। डन। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। इस वजह से एक्सेप्शन में ये केस आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है, ये केस ही ऐसा है कि AlCl3 फिर MgCl2 फिर NaCl। इसको एक बार और जो है मैं वहीं पे समराइज करती हूँ।
मुझे लगता है इतना तो आपको समझ आ गया होगा। यस, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर चार्ज ज्यादा है कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, कटायन के केस में चार्ज ज्यादा है कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, साइज ज्यादा है कोवेलेंट करेक्टर कम है, साइज ज्यादा है कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, साइज ज्यादा है कोवेलेंट करेक्टर कम है बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। सिमिलरली यहाँ भी है। तो अब जो बात बताने जा रही हूँ कि ये केस हमने कब देखना है मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज करेगा डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सराउंडिंग atoms. Done. If surrounding atom is one, एक एटम है NaCl LiCl, ठीक है, एक एक सराउंडिंग एटम है। तो फजान रूल अप्लाइड, फजान रूल अप्लाइड मतलब कोवेलेंट करेक्टर से आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे। जैसे कि देखो LiCl और ये देखो, फजान रूल क्या कहता है, जिसका साइज बड़ा उसका कोवेलेंट करेक्टर कम, साइज किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, इसका कोवेलेंट करेक्टर कम, इसका कोवेलेंट करेक्टर कम तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। डन। अब साइज इसका LiCl का Li का छोटा है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम है। यही बनता है हमारा ऑर्डर। चलो सेकेंडली, if surrounding atom is more than one, more than one is MgCl2 AlCl3, सराउंडिंग एटम दो है तीन है, मोर देन वन है, तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाइड होता है, फजान रूल नॉट अप्लाइड बट melting point is based on lattice energy। लैटिस एनर्जी क्या कहती है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज है उतना ही क्या होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, जितना लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार्ज प्लस ही है, अब यहाँ पे आपको साइज से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ +2 है, जिसका चार्ज उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, इसका चार्ज ज्यादा, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। डन। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है फिर से बता देती हूँ, अगर सराउंडिंग एटम वन है, एक ही है, आराम से लगाओ फजान रूल, कोई चक्कर नहीं, कोवेलेंट करेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट वाला रिलेशनशिप लगा दो। अगर सराउंडिंग एटम मोर देन वन है, फजान रूल नहीं लगा सकते, कौन सा रूल लगाओगे, लैटिस एनर्जी वाला लगाओगे, और लैटिस एनर्जी का साइज से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है, चार्ज से। डन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे आगे, इसको नोट डाउन कर लेना आप। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस विसेपर थ्योरी। आई थिंक यहाँ तक सारा क्लियर ही हो गया। बस अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हमने विसेपर थ्योरी करानी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। डन। तो उसके लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मास्टर कैडर की प्रिपरेशन शुरू कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।